नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आपको पता ही है हम एक सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज है ये। इसमें लगभग हम 1500 प्रश्न शामिल करेंगे। कुछ प्रश्न रिपीट होंगे जो डेली आपको टेस्ट का काम करेंगे, यानी पिछले वीडियो के कुछ प्रश्न हम शामिल करते हैं उससे ये टेस्ट करने के लिए कि आपको वो प्रश्न याद हैं या नहीं है। इससे एक टेस्ट भी चलता रहेगा और साथ साथ आपके ओरिजिनल 1000 प्रश्न आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के अंदर आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 215 से लेकर 279 यानी 279 तक। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, 215वां प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, और डोगरी भाषा लोग गलत करके आते हैं, हिमाचल लगा के आते हैं, लेकिन डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है, वो है जम्मू कश्मीर। तो आज के बाद याद रखिएगा, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 216 प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी बोली जाती है। 217 आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो तेलुगु। 218वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य सामग्री एक ही ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके अंतर्गत ये सब सामग्री दी हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में आदिकालीन हिंदी की सामग्री दी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इस इतिहास ग्रंथ को रचा गया है। 219वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास कालखंड को नामकरण दिया है। तो ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। प्रश्न अंदर से बना करके दिया है आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन से दो आधार थे जिनके आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का कालखंडों का नामकरण किया है। तो दो आधार थे, ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि, यानी ग्रंथों की प्रचुरता और प्रसिद्धि के आधार पर ही नामकरण किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। किस इतिहासकार ने रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा विवरण मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। इसी तरह का 221वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम बताइए। ये रिपीट प्रश्न है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आपको याद आ रहा होगा, ये कल भी हमने पढ़ा था। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। तो प्रेम लक्षणा भक्ति हमेशा कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी हुई है, इसलिए याद रखिएगा कृष्ण भक्ति शाखा या प्रेम लक्षणा भक्ति को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे। तो कबीरदास जी, यानी निम्न श्रेणी की जो जनता थी उसमें आत्म स्वाभिमान लौटाने का काम किया था कबीरदास जी ने। 224वां प्रश्न, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई। तो याद रखिएगा कासिम शाह कवि थे, उनकी रचना है हंस जवारी। हंस जवारी रचना अगर पूछी जाती है, सूफी कवि का नाम पूछा जाता है तो कासिम शाह। 225वां प्रश्न, देखन जो पाऊँ तऊ पठाऊँ जब लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ये पंक्तियां हैं नाभादास की। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, ऐसे शब्द आऊँ आऊँ जिनमें आता है वो हमेशा नाभादास के होते हैं। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है। तो नाभादास भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। और ये भक्तमाल किसकी जानकारी देता है, भक्ति काल के कवियों की जानकारी देता है भक्तमाल, और भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। अगला प्रश्न है 227वां, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। याद है आपको, खड़ी बोली। इसी तरह 228वां प्रश्न है, त्रिपुरा की राजधानी पूछी जाती है तो त्रिपुरा की राजभाषा पूछी जाती है तो आपको याद रखना है बांग्ला। बहुत सारे विद्यार्थी हैं बांग्ला से सोचते हैं पश्चिम बंगाल की भाषा है, लेकिन त्रिपुरा की भाषा भी बांग्ला भाषा है। इसी तरह से 229वां प्रश्न है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। कल भी ये प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर है। आंख के किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। इसी तरह 231वां प्रश्न है, लाल पीला होना। ये कल का प्रश्न है जो रिपीट में हमने डाला है, क्रोध करना। इसी तरह नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। याद करिए प्रेमचंद जी।
233वां प्रश्न, इसमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद जी नाटककार थे, बहुत ज़्यादा नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने, और अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य माना ही नहीं है कि रंगमंच अनिवार्य नहीं है मेरे नाटकों के लिए, ऐसा कहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की रचना। इसी तरह निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जय सिंह के थे। ये प्रश्न पिछली आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का हुआ था विद्यार्थियों, उसमें पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इन प्रश्नों से बाहर जाना नामुमकिन है। इसमें से 40 से 50% पेपर आपका फंसना ही है। इसीलिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की, ये 1000 प्रश्न जो 1500 प्रश्न हम रिपीट के साथ में देंगे, उनको आप तैयारी करके जाइए, बाकी सब चिंता छोड़ दीजिए। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह के। 237वां प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। और 238वां प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामज्ञा प्रश्नावली। ये भी प्रश्न आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? तो याद रखिएगा रामज्ञा प्रश्नावली। इसी तरह 239वां, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को उसमें मान्यता दी गई है। 240वां प्रश्न, किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? श्याम सुंदर दास का एक ग्रंथ है साहित्य आलोचन। साहित्य आलोचन, तो वो ग्रंथ आया था सबसे पहले एमए के जो स्नातकोत्तर कक्षा जो एमए करते हैं हिंदी में, उनके लिए आलोचना का कोई ग्रंथ नहीं था। तो श्याम सुंदर दास जी ने ये ग्रंथ लिख करके इस कमी को पूरा किया। और याद रखिएगा ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। याद आ गया होगा प्रश्न, हमने पहला जो वीडियो है उसमें यह प्रश्न पूछा था आपसे, सूर, तुलसी और जायसी। अभी आपको याद हो गया होगा। और यही ट्रिक होती है जब हम आपका रिवीजन भी साथ में कराएंगे और टेस्ट भी साथ में लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है। यानी कौन सा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? तो वो कबीरदास जी हैं जिनका वियोग वर्णन के लिए है, परिस्थिति के अनुरोध पर नहीं है, वो हैं कबीरदास जी। विद्यार्थियों, जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं यानी रिपीटेड क्वेश्चन आपको डालते हैं, अगर वो प्रश्न आपको याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने वो वीडियो ढंग से नहीं देखा है। जा करके दोबारा उस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपके प्रश्न गलत ना हो। सुंदर परम किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर मनमाल। ये पंक्तियां किसकी हैं मैंने आपको बताया था। इतना सुंदर वर्णन सूरदास ही कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, टेस्ट के लिए है। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो सेकंड वीडियो जाके देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए? तो गारसादा तासी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। बेताल पच्चीसी के रचनाकार बताइए? सूरती मिश्र। पहले वीडियो में पूछा था मैंने आपसे ये क्वेश्चन। 247वां प्रश्न, लहरे व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से है? तो कामायनी रचना से है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली में सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि नाटक लिखे हैं तो संवाद शैली में ही लिखे जाते हैं। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञे जी में सबसे ज्यादा व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण सहयोग मिलता है अज्ञे जी में। 250वां प्रश्न, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का हिस्सा है। 251वां, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र का है? याद आया विद्यार्थियों? यही प्रश्न था जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। देवसेना का कथन है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। और वह युग भारत के बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? याद रखिएगा, भारतेंदु युग के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था कि यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था और बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। कौन से युग में? भारतेंदु युग में। और ये कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 255वां प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास
और उसका ही रचा हुआ है विधान, अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यानी मनुष्य से बड़ा है उसका विश्वास। याद रखिएगा, जब भी विश्वास मनुष्य से बड़ा है ऐसा कथन आ जाए तो जोड़ देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम। इसी तरह 256वां प्रश्न है विद्यार्थियों, वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी और आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। और सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा में अधिकतर जो गलती करते हैं वो री छोटा लगाते हैं विद्यार्थी, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। परीक्षा में बड़ी री की मात्रा आती है और ये गलती आपको नहीं करनी है। इसी तरह 259वां पंचवटी में समास पूछ लिया गया है, द्विगु समास है। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, मैंने जो समास आपको पढ़ाया है, मैं वादा करता हूं इससे पहले आपने कभी समास इस तरह से पढ़ा ही नहीं होगा। यानी 1 नैनोसेकंड में आप जवाब दे पाएंगे। समास को इतने बेहतरीन ढंग से ट्रिक के माध्यम से मैंने पढ़ाया है। मेडल स्कॉलर की प्लेलिस्ट में जाइए, व्याकरण की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें 4 वीडियो आपको मिलेंगे, उनमें से एक है समास का। और मैं वादा करता हूं कि मेरे से बढ़िया आपने पहले समास कभी नहीं पढ़ा होगा। एक बार अगर आप समास पढ़ लेंगे विद्यार्थियों, ताउम्र आप समास को नहीं भूलेंगे। यहां पर पंचवटी शब्द आया है विद्यार्थियों, और मैंने समास पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि जिसमें भी पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होता है। यानी पहला पद जो है संख्यावाचक होगा तो वो द्विगु समास में आता है। यहां पर पंच यानी 5 को डिनोट कर रहा है, यही कारण है कि यहां पर द्विगु समास है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा है, निहि प्लस उत्तर यानी निरुत्तर होता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें रू जो है आपका वो बदल जाता है विसर्ग में। वहां हमने आपको संधि पढ़ाई है और संधि को हमने 1 नैनोसेकंड के अंदर रूल के हिसाब से पढ़ाया है विद्यार्थियों। और याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक ही जरिया है और वो है आपको वहां पर जाकर के हमने विसर्ग संधि का नियम बताया था कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, ओ की मात्रा आए, रे की मात्रा आए, श की मात्रा आए, तो ये विसर्ग में बदल जाता है। तो ये नियम आपको याद आ रहा होगा। अगर जिन विद्यार्थियों ने संधि का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप देखिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 261वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? याद आ रहा होगा 7 कांड हैं। 262वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? व्यंग लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हमेशा व्यंग सबसे ज्यादा लिखा गया इनके द्वारा। और शुद्ध शब्द पूछा है कवयित्री, बहुत बार प्रश्न आता है कवयित्री का, याद कर लीजिए। ई पे छोटी की मात्रा है और त्री पे बड़ी ई की मात्रा है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको टेस्ट के लिए डाला है, याद आ रहा होगा आपको। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? नवनीत होता है मक्खन, याद कर लीजिए इस प्रश्न को। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है और ये केवी में कई बार प्रश्न आया है, याद कर लीजिए। 266वां नंबर का प्रश्न है, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। मनुष्यता का विपरीतार्थ शब्द क्या है? बर्बरता। मनुष्यता का विलोम शब्द पूछा है आपसे, तो मनुष्यता का विलोम शब्द होता है बर्बरता। 267वां प्रश्न। 268वां प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? याद करिए, रिपीटेड प्रश्न है। 269वां प्रश्न में डाला है, वल्लभाचार्य थे। 270वां प्रश्न, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताइए, तो वो शब्द है अजन्मा। और 271वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह शुद्ध है। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं जानबूझ करके क्योंकि आपका समय जाया ना हो। इसी तरह 272वां है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। कौन सा ये अलंकार आया है? याद आ गया होगा, कनक कनक यानी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, यमक अलंकार है। और इसी तरह से 273वां प्रश्न, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो उर्दू भाषा, यानी खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप कौन सा है? उर्दू भाषा है। 274वां प्रश्न लेके आते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्टन किस सन में प्रकाशित हुआ? याद आ गया होगा पिछले वीडियो का प्रश्न आपको, 1826। मत भूलिएगा, इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीटेशन भी करा रहा हूँ, टेस्ट भी ले रहा हूँ साथ में, जिससे आप भूले नहीं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बताइए, मध्य देशीय भाषा कहा है? बनारस अखबार में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाथा, ये प्रश्न जरूर आपको याद आ रहा होगा, गाथा कहने के लिए किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, प्राकृत का। और इसी तरह 277वां प्रश्न, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है?
तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा। इसी तरह से 278वां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र जी, याद कर लीजिए इसको। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि का। तो विद्यार्थियों, टेस्ट भी हमने लिया है और प्रश्न भी हल किए हैं, और इसी तरह से हम पिछले वीडियोस के कुछ प्रश्न अगली वीडियोस में भी शामिल करेंगे। उससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आप कितने % अब तैयार हो चुके हैं, और धीरे 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 करके 1000 प्रश्नों को हम तैयार कराएंगे। टोटल 1500 प्रश्न आपको देंगे, 500 प्रश्न हम रिपीटेड प्रश्न लेंगे, उससे आपका टेस्ट भी चलता रहेगा विद्यार्थियों, और इससे आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे अपनी एग्जाम्स में। एक छोटा सा संदेश आपके लिए, फिर वाइंड अप करते हैं। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि हमने हिंदी साहित्य को बहुत सारा पढ़ा दिया है। हिंदी साहित्य का एक वीडियो 40% की गारंटी, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण वीडियो मैंने बनाया है, वो आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख रहे होंगे, वो आपको दिखाई दे रहा है थंबनेल, इसे आप जरूर देखिएगा। बहुत सारा हमने हिंदी का पढ़ा दिया है, साथ ही पॉलिटिकल साइंस में भी हमने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए, और सभी में हमने आपको दिया है हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स इसलिए विद्यार्थियों हिंदी साहित्य में, जिससे कि, और पॉलिटिकल साइंस में भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे की नोट्स बना के दिया है, कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएं। और यही तो बात है मेडल स्कॉलर की, जो अपने विद्यार्थियों के लिए बिना किसी शुल्क के मेहनत करता है। बस आप सब्सक्राइब करिए, यही हमें ऊर्जा से भर देता है, और लाइक का बटन दबा देंगे तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।